नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कोई नया मुद्दा तो नहीं, लेकिन चुनाव के वक्त ये सबसे बड़ा मुद्दा जरूर बन जाता है। कल आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के एक बयान ने फिर से धर्मांतरण के मामले को हवा दे दी है। एक कार्यक्रम के सिलसिले में रायपुर पहुंचे आचार्य शास्त्री ने बस्तर से पदयात्रा का ऐलान भी कर दिया। चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं, चाहे यहाँ का जो जसपुर आदि जिला है, जो बस्तर आदि क्षेत्र हैं, और हमारे मध्य प्रदेश में मंडला आदि जिला, बालाघाट जिले हैं, जहाँ पर बहुत प्रायोजित तरीके से विदेशी फंडिंग को पहुँचाया जाता है। यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट चर्च भी है जसपुर में। यहाँ पदयात्रा करेंगे ये तय है, बस्तर में करेंगे ये तय है, हिंदू जगा के रहेंगे ये तय है, और जसपुर में हम एक बार कथा भी करेंगे वहीं सामने, ये भी तय है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत की जंग के बीच एक बार फिर धर्मांतरण पर सियासी रण सज गया है। रायपुर पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने पदयात्रा के जरिए हिंदुत्व की अलग जगाने की बात कही, तो शास्त्री के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। अरुण साव ने कांग्रेस पर 5 साल में खुलेआम धर्मांतरण के आरोप लगाए, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 5 साल खुलेआम धर्मांतरण कराया, तो उन्हें क्या करना चाहिए ये वो भी तय कर ले। दूसरे को सलाह देने से पहले कैसे 5 साल के उनके कार्यकाल में कमिश्नर स्वीकार करते हैं, एसपी स्वीकार करते हैं, धर्मांतरण की बात को सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती है। दूसरों को बोलने से पहले खुद उस पर अमल करे, तब दूसरे को बोले। जब जब चुनाव आता है, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी तो सिख, कभी तो ईसाई, कभी तो और कोई, ये भारतीय जनता पार्टी का एक मतलब ये एक कॉमन इनका एजेंडा है नहीं। और कानून क्यों नहीं बनाते? ये तो विधानसभा में घोषणा कर दे, कब बनाएंगे? सरकार से जाने के बाद। जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दिया है सेंट्रल, तो क्यों आंख बंद करके बैठी है सेंट्रल गवर्नमेंट? ये तो बड़े दावा करते हैं डबल इंजन की बात, क्यों नहीं कर रहे हैं? ये चुनावी शिगुफा है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है। बस्तर और सरगुजा में धर्मांतरण बड़ा मुद्दा। बीजेपी और हिंदूवादी संगठन उठा चुके हैं मुद्दा। अब बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर निकालेंगे पदयात्रा। जशपुर के कुनकुरी में चर्च के सामने करेंगे राम कथा। जशपुर में है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च। जशपुर में बागेश्वर धाम की राम कथा के कई मायने। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा से पहले गरमाई सियासत। विधानसभा लोकसभा चुनाव में भी बड़ा मुद्दा था धर्मांतरण। निकाय और पंचायत चुनाव से पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने पदयात्रा का संकल्प दोहराकर धर्मांतरण का जिन जगा दिया है, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस में भी तकरार शुरू हो गई है। चुनाव में ये कितना असर दिखाएगा, ये तो नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा ने धर्मांतरण का सियासी पर्चा खोल दिया है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। धीरेन्द्र शास्त्री बस्तर से जशपुर तक पदयात्रा करेंगे, बात भी कह रहे हो। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि जब सत्ता हिंदूवादी है, प्रदेश के मुखिया हिंदुत्व के पैरोकार हैं, भाजपा की छवि हिंदुत्ववादी है, तो फिर पदयात्रा की जरूरत क्यों? इस मुद्दे पर समाधान से ज्यादा सियासत जरूरी है। क्या पदयात्रा के जरिए सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश तो नहीं हो रही है? या यूं कह लीजिए कि चुनाव के वक्त ऐसे मुद्दों को गर्म करके एक बड़े वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित करने का एजेंडा तो नहीं चलाया जाता? ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले ही प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने भी इसी तरह के अभियान की बात की थी। प्रदेश में भाजपा की सरकार रहने के बावजूद अगर पदयात्रा की बात आती है तो सवाल उठना लाजमी बन जाता है कि धर्मांतरण का हल कानून से निकलेगा या राजनीति से। जहां तक आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का बयान है, उन्होंने कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में भी ऐसी यात्राएं की थी। उस यात्रा ने सुर्खियां तो खूब बटोरी, खूब राजनेता जुटे, सेलिब्रिटीज जुटी, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने पदयात्रा की उसका असर कितना दिखा हम सब ने देखा। तो फिर छत्तीसगढ़ में ऐसे किसी करिश्मे की उम्मीद धीरेन्द्र शास्त्री से कैसे की जा रही है? चलिए धर्मांतरण और सियासत के इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा की शुरुआत।
कुछ सवाल है बंसल न्यूज के। पहला सवाल, क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा धर्मांतरण पर सियासी पर्चा खोलेगी? दूसरा सवाल, क्या बाबा की पदयात्रा के संकेत निकाय और पंचायत चुनाव में असर डालेंगे? तीसरा सवाल, क्या बागेश्वर धाम का बयान चुनावी रण में बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है? 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मैं मानुष तारुक करूंगा। के शर्मा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। राजीव चक्रवर्ती साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सत्यप्रकाश जी हमारे पास, कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले राजीव जी के पास चलता हूं। राजीव जी, मैंने अपनी बातों में जिक्र पहले ही कर दिया है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि धर्मांतरण का हल राजनीति है या कानून? राजीव जी। देखिए, दोनों है। किसी समय हम जूझते थे कि बाल विवाह बहुत हो रहे हैं, उसके दुष्परिणाम आ रहे हैं। शारदा एक्ट एक बाल विवाह के लिए कानून हुआ करता था, और कानून होने के बावजूद भी लोग, जो अख्ती का त्यौहार होता है गर्मी के दिनों में, तो लगातार गांव-गांव में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश संयुक्त में होता था, तो कुछ कानून का हल नहीं हो पाता था। लेकिन धीरे धीरे आपने, हमने, मीडिया ने, सबने एक मुहिम चलाई कि बाल विवाह एक गलत प्रथा है, और धीरे धीरे आज वो बंद हो गया है। उसी प्रकार उससे भयानक है धर्मांतरण, जो हम देखते हैं कि किस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में लालडेंगा बोलते थे कि हमारी संस्कृति अलग है, हमारी ईसाई संस्कृति, हम पाश्चात्य से मिलते जुलते हैं, हमको भारत से अलग कर दीजिए। उसी प्रकार से ये जो डेमोग्राफिकल बदलाव हो रहे हैं, जहाँ जो ईसाई बंधु बढ़ते जा रहे हैं धर्मांतरण करके, आने वाले समय वो कहेंगे कि हमारी जो वेटिकन सिटी के जैसे हमारी संस्कृति है, हमको भारत से अलग कर दो। इसके लिए धर्माचार्य, राजनीतिक जो है, वो चाह रहे हैं कि कानून बने और वो उनका प्रचार प्रसार करके धर्मांतरण ना हो। और हम कानून बनाने के लिए भी बात कर रहे हैं, तमाम तरह के कानून पहले से मौजूद है, लेकिन उसमें बहुत सारे लैकुना है। उन कानून में बहुत सारे बचने के रास्ते हैं कि आप अपना धर्म कुछ भी लिख दो, आपने आदिवासी लिख दिया, आपको कोई देखने वाला नहीं है। इसीलिए राज्य सरकार भी कानून बनाएगी, केंद्र भी कानून बनाएगी। लेकिन देखिए, धर्मचारियों का हमेशा, चाहे करपात्री महाराज है, आपको ध्यान होगा कि पहले उन्होंने गौ हत्या बंद के लिए मार्च किया था संसद में, और तमाम जितने भी सनातन संत के कृष्णाचार्य जो कृष्ण पंथ को मानते हैं, शिवपंथी है, नागपंथी है, वो भी अपनी तरीके से इसको लेके मुहिम चलाते हैं। तो वो मुहिम का एक हिस्सा है। इसका हल दोनों है, राजनीतिक रूप से भी, और इस प्रकार से जो कथावाचक है, धर्माचार्य हैं, वो जो जन जागृति फैला रहे हैं, उसकी वो कोशिश की जा रही है। और तीसरा और भी है, जो बार बार हमारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि विकास, तो ठीक है, विकास तो देखिए पंजाब में तो बहुत विकास हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर जो क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी है, वहाँ पर सिखों के बीच में धर्मांतरण कर रहे हैं। तो ये आर्थिक से भी ज्यादा एक भयानक दुष्प्रचार चल रहा है। इसमें CIA की फंडिंग हो रही है, जॉर्ज सोरोस की फंडिंग हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा छद्म युद्ध है, उसके लिए सबको एक मिलकर हमको लड़ना होगा। ठीक है सत्यप्रकाश जी, क्या पदयात्रा से धर्मांतरण का हल निकलता दिख रहा है आपको? अगर नहीं तो चुनाव के वक्त आप इसे एक सेट एजेंडा की तरह देख रहे हैं? देखिए आदित्य जी, ये बात तो है कि चुनाव आ गए, क्योंकि देखिए चुनाव जैसे ही आते हैं तो बीजेपी का जो मेन मार्केटिंग बोल दीजिए, चुनाव प्रचार बोल दीजिए, चुनाव प्रोपेगेंडा बोल दीजिए, धर्मांतरण, जाति, वो शुरू हो चुका है। तो इससे समझ में आता है कि चुनाव आ गए हैं, चुनाव कहीं ना कहीं होने वाले हैं। देखिए इनकी सरकार अभी 1 साल से ज़्यादा हो गई है। ये जब सरकार मतलब जब चुनाव चल रहे थे, विधानसभा चुनाव, तो इन्होंने बोला था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 60 दिन के अंदर कानून बना देंगे, हमारे पास पूरा खाका तैयार है। कहाँ गया कानून? उसके बाद 11 साल लगभग हो गए केंद्र सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि आप कानून बनाइए, वो आपने नहीं बनाया। तो कहीं ना कहीं आप चाहते नहीं है कि ये विषय खत्म हो, क्योंकि आपको उसी पे ही राजनीति करनी है, धर्मांतरण का खेल खेलना है, आपको जाति धर्म का खेल खेलना है। अरे हम तो देखिए आदित्य जी, बहुत ही चिंताजनक विषय है ये धर्मांतरण, ये होना नहीं चाहिए। राजनीतिक दल से उठ के मैं भी बात बोलता हूँ कि ये अगर हो रहा है, कहीं जबरन अगर धर्मांतरण हो रहा है तो उसको रोकना चाहिए, और सरकारों का काम है। मगर देखिए, जहां तक मेरे को समझ में आती है, अगर आप किसी भी क्षेत्र की बात कर ली जाए, अगर वहां विकास नहीं पहुंचेगा, अगर आप जागरूकता नहीं फैलाएंगे, आप एक मजबूत कानून नहीं लेके आएंगे, तो इस तरह की चीजें होंगी कि लोग कहीं ना कहीं आप धर्म के नाम पे बहकाएंगे, उनको आप जागरूक नहीं करेंगे तो उसके नाम पे जाएंगे कि भाई इलाज हो जाता है। जैसे आप तमाम चीज सुनते हैं कि छोटी सी बात, कुछ खिला दिया तो इलाज हो गया। अगर कानून नहीं रहेगा तो, डर नहीं रहेगा कानून का तो होगा। तो ये 15 साल में ये तीनों चीजें मैंने कहा, कानून, जागरूकता और जहां तक विकास की बात, ये 15 साल में नहीं कर पाए थे। बिलाईगढ़ की एक विधायक है, महिला विधायक, आपको नाम शायद पता होगा उनका, कविता प्राण लहरे। उनका एक वीडियो वायरल होता, राजीव जी ध्यान होगा आपको, डैडी के कारण मुझे चुनाव की टिकट मिली है। वो डैडी कौन थे हम सब ने देखा। तो कहीं ना कहीं आप लोग साथ तो दे देते हैं, ऐसा लगता है कहीं पिछले दरवाजे से। नहीं आदित्य देखिए, मैं डैडी कहाँ से आ गए बताइए? कौन डैडी? डैडी किसको बोलते हैं? डैडी तो शायद मैं जितना जानता हूं, हो सकता है मेरा ज्ञान कुछ कम हो,
पिता के लिए शब्द उपयोग किया जाता है, वो डैडी बन गए उनके, बताइए। वो कहते हैं ईसाई धर्म के धर्मगुरु, उनके कारण उनको टिकट मिल गई। भाई बढ़ावा कौन दे रहा है? बढ़ावा दे तो रहे हैं आप लोग। आदित्य जी देखिए, उनका वीडियो मैंने नहीं देखा, उसने उन्होंने किस संदर्भ में बोला, किसके लिए बोला, मैंने वीडियो नहीं देखा। मगर देखिए, अगर जहां तक बात की, अगर किसी के चाहे कोई भी धर्म के धर्माचार्य हो, चाहे हमारे सनातन धर्म के, क्रिश्चियन धर्म के, मुस्लिम धर्म के, कोई भी धर्म के धर्माचार्य, शंकराचार्य या सनातन धर्म के हो या दूसरे धर्म के जो भी आप मानते हैं, अगर उनका आशीर्वाद मिलता है तो एक अलग विषय है, उस पर मैं वीडियो पे नहीं जाऊंगा, मैं देखा नहीं। मगर देखिए, जहां तक बात यहाँ की मैं बात करना चाह रहा हूँ, धर्मांतरण विषय की मैं बात करना चाह रहा हूँ। आपने बोला कि हमने बढ़ावा दिया, हम जो आप वीडियो की बात कर रहे हैं, अभी भी आज के वर्तमान में इनके विधायक हैं, धर्मांतरित विधायक है कि नहीं, ये बताइए। ये तो बढ़ावा कौन दे रहा है? अगर मैं केंद्र सरकार में बैठ जाता हूं, केंद्र की अगर मैं बात करूं, तो एक पूरा बॉलीवुड का परिवार है जो धर्मांतरित है, उसके जो व्यक्ति है उसको आपने मंत्री बनाया, उनकी धर्मपत्नी आज भी आपकी सांसद है, उसके पुत्र आपकी पार्टी में सांसद है, तो बढ़ावा कौन देता है? एक तरफ आप बात करते हैं धर्मांतरण की, दूसरी आप ही उनको सांसद बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, विधायक बनाते हैं। मगर हमारे यहां देख लीजिए, हमने बढ़ावा किसी को नहीं दिया। आप किसको मानते हैं वो अलग विषय है, वो फंडामेंटल राइट, आप संविधान ने हक दिया कि आप किसको मान सकते हैं, नहीं मान सकते, वो एक अलग विषय है। जैसे मगर मैंने बोला कि 15 साल की सरकार थी, 15 साल में आप चाहते तो विकास करके, अवेयरनेस फैला के, जागरूकता कर, कानून बना के आप इसको कहीं ना कहीं कम कर सकते थे। मैं ये नहीं बोला पूरी तरह से, तो हमने वो काम किया 5 साल में, विकास की बात की, जागरूकता की बात की, स्वास्थ्य सेवा की बात की। शर्मा साहब, चुनाव के वक्त ही ऐसे मुद्दे क्यों उठते हैं? ताकि एक बड़ा वर्ग प्रभावित हो सके। मंदिर, मस्जिद, धर्मांतरण के मुद्दे चुनाव के वक्त में अक्सर उठते हैं, इस बार भी उठना शुरू हो गया है। शर्मा साहब। आदित्य जी, ये धर्मांतरण जो है निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा तो रहा है, क्योंकि ये इसको लेकर के राजनीतिक लाभ कहेंगे निश्चित रूप से भाजपा को मिलता है, इसीलिए समय को लेकर सवाल उठता है कि इस समय क्यों। लेकिन मुझे लगता है कि जो धर्म गुरु कोई आवाज उठाते हैं, तो धर्म गुरु को लेकर सभी राजनीतिक दल यदि एक हो जाए, यदि वो चाहते हैं कि हमको धर्मांतरण रोकना है, तो वो यदि जागरूकता का प्रयास कर रहे हैं, हिंदुत्व के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता या किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता संविधान ने दी हुई है, धर्म परिवर्तन का भी अधिकार दिया हुआ है, लेकिन दबाव पूर्वक, डर भय से, लालच देकर इस पर रोक की बात संविधान करती, मौलिक अधिकार में भी शामिल है। तो ये महत्वपूर्ण है। राजनीतिक रूप से आप जो डीलिस्टिंग की बात करते हैं, जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उनको आप क्या टिकट नहीं देंगे, या अभी आप राजनीतिक रूप से भी निर्णय ले सकते हैं क्या ऐसे लोगों को हम आरक्षित क्षेत्रों से टिकट नहीं देंगे? भाजपा ने टिकट दिया, उनके विधायक भी जीत के आए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति है क्या, और जो धर्म गुरु जो बात कर रहे हैं, मठ मंदिर की जो बात करें, ये महत्वपूर्ण बात है। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह कहा है कि मठ मंदिरों को आगे आना चाहिए जागरूकता के लिए, मैं भी इस पर पक्ष हूं। मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतर होगा कि मठ मंदिर धार्मिक रूप से यदि धर्मांतरण रोकने के लिए धर्म के प्रचार प्रसार की बात करते हैं, बच्चों को यदि शिक्षा देते हैं, धर्म रक्षति रक्षता, तो इस प्रकार से जब आप अपने धर्म की प्रचार कीजिए। मुस्लिम, आज एक बड़ी बात उन्होंने कही कि हम मुस्लिम की बात नहीं करते, हम हिंदू की बात करते हैं, ये एक धर्म गुरु की बात होती है। लेकिन राजनीतिक रूप से जब इसकी बात होती है, तो राजनीति में धर्मांतरण को लेकर जमीन नहीं मिल रहा है अंतिम संस्कार के लिए, वर्ग संघर्ष पैदा हो रहा है, इसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार, राजनीतिक दल, समाज सेवियों की है। और जो विकास की बात है, ये भी महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, अंधविश्वास, जो आप डैडी की बात कर रहे हैं, क्या ये अंधविश्वास है कि आशीर्वाद है? ये एक बहुत ही महीन एक रेखा कही जा सकती है कि आशीर्वाद को लेकर के या अंधविश्वास को लेकर। आप देखे होंगे दो दो आत्महत्या की घटनाएं छत्तीसगढ़ में हुई धर्मांतरण को लेकर, परिवार का दबाव है। क्या उसमें कानून इतना सक्षम है आज की डेट में कि आप उसमें कार्रवाई कर सकते हैं कि धर्मांतरण के लिए कौन जिम्मेदार है, किसने दबाव डाला, जिसने सुसाइड तक पहुंचा दिया? अभी तक इस प्रकार से कोई बात आगे नहीं है, केवल सुसाइड तक है, जो मर गया, आरोपी कौन है उसमें? तो महत्वपूर्ण बात है कानून का पालन आप कैसे कराएंगे। आप आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान कर दिए, विदेश से पैसा आने वाले फंडिंग पर रोक का बात सरकार डिसीजन कर चुकी है। इसमें मुझे अभी बात आती है कि ईसाई के मिशनरी की बात करें या अन्य प्रकार से विदेशी फंडिंग पर रोक लगी हुई है। अब ये किस रूप में आ रहा है, व्यक्तिगत रूप से आ रहा है, उसको कैसे रोक सकते हैं? ये एक आपका राजनीतिक प्रयास की बात है। डीलिस्टिंग आप रोक सकते हैं क्या केवल राजनीतिक बात के जगह में? यदि आपके सरकार के तीसरा टर्म चल रहा है, आपने जैसे कहा कि हिंदुत्ववादी सरकार
चल रही है, भाजपा डबल इंजन की सरकार है, तो सरकार की ओर से क्या प्रयास हो रहा है? जागरूकता के लिए निश्चित रूप से धर्मगुरु जिस तरह से आगे आ रहे हैं ये तो सही है, लेकिन राजनीतिक लाभ की जहां तक बात है, समय की बात है, नगरीय निकाय चुनाव है, इसके बाद क्या स्थिति बनेगी, ये अनवरत प्रक्रिया हो, चाहे रामदेव बाबा यहाँ आए उसकी बात कहें या धीरेन्द्र शास्त्री की बात कहें, मुख्यमंत्री से रामदेव बाबा की मुलाकात होती है, तो ये केवल राजनीतिक लाभ की जगह में मुझे लगता है कि धर्म गुरुओं के समर्थन में उनको विवादित बनाने की जगह में मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को उनका, यदि आप चाहते हैं कि धर्मांतरण ना हो तो धर्म गुरुओं का साथ देना चाहिए। अभी धर्म संसद होने वाला है, यहाँ इस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है क्या? ये तमाम प्रकार की बातें हैं, लेकिन धर्मांतरण को लेकर विकास की बात है, अंधविश्वास की बात है, शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने जो पदयात्रा की बात की है वो क्या प्रबल प्रताप के साथ करेंगे? क्योंकि उन्होंने भी कहा था, आपको याद होगा, बस्तर से जशपुर तक पदयात्रा में निकालूंगा। प्रबल प्रताप जी के साथ की मैं बात कर रहा हूँ। जी राज जी, देखिए, हो सकता है संयुक्त रूप से निकाले, लेकिन इसकी अभी उन्होंने घोषणा नहीं की है कि वो एक साथ कर रहे हैं कि अलग अलग कर रहे हैं, तो दोनों की संस्थाएं अलग अलग है। लेकिन हो सकता है चूंकि जशपुर में एक कार्यक्रम उनका हो चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक साथ ही होगा। लेकिन देखिए, जो बार बार ये आज इस मंच में ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि चुनाव के समय ही क्यों? नगरीय निकाय में चुनाव का मुद्दा रहता है नाली, फर्शी, बिजलीकरण, टैक्स, तो लेकिन उसमें अगर आप धर्म की बात करेंगे बहुत पहले से चली आ रही है, और हम लगातार देख रहे हैं जिस प्रकार से बस्तर में एक वर्ग संघर्ष चल रहा है, एक लाश रखा हुआ है, वो चाहते हैं कि हमें आदिवासियों के कब्रिस्तान में ही हमें दफनाया जाए, और मूल निवासी कहते हैं कि हम ये धर्म बदल दिए हैं, इनका डीलिस्टिंग नहीं हुआ है, हम ये इसे दफनाने नहीं देंगे। हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का लोग इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, ये बात चुनाव की नहीं है, बात है कि हम किस प्रकार से एक शीघ्र से शीघ्र इसे शुरू करें, कि जिस प्रकार से जो केन्या के राष्ट्रपति ने कहा था, प्रथम राष्ट्रपति ने, कि हम जब आंखें बंद किए हमें बाइबल पकड़ाई गई, जब हमने आंखें खोली तो देखी कि हमारी जमीनें चले गई। तो इस प्रकार से कुछ से षड्यंत्र चल रहा है, उसके खिलाफ कभी ना कभी तो बातें होगी है। और स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी इस कार्यक्रम को चला रहे थे, आज उनके पुत्र चला रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री भी चला रहे हैं, अन्य धर्माचार्य भी आएंगे। तो देखिए, एक कहावत है ना, अति शीघ्रम शीघ्रस्त शीघ्रम शुभम शीघ्रस्त, तो जो शुभ कार्य से शुरू होना चाहिए और शुरू हो रहा है, इसे चुनाव से जोड़कर मत देखिए। ये तो अवेयरनेस की बात है कि हम किस प्रकार से इसे आगे बढ़ाएं। तो प्रकाश जी, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कितना बड़ा मुद्दा है? क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है कि चुनाव प्रभावित हो? अगर नहीं तो फिर चुनाव के वक्त ही ऐसे मुद्दे क्यों उठते हैं? मेरा आपसे सवाल है। आते देखिए, चुनाव के दौरान ये मुद्दे उठाता कौन है? आप कभी देख लीजिए ना, कोई चुनाव देख लीजिए, इतिहास पूरा पीछे से उठा के देख लीजिए, 10, 12, 15 साल का, हमने कभी धर्मांतरण का मुद्दा चुनाव में नहीं उठाया। हमारा हमेशा मुद्दा विकास का ही रहता है। अब लोकसभा चुनाव देख लीजिए, मछली की बात कौन कर रहा था, मंगलसूत्र की बात कौन कर रहा था, भैंस की बात कौन कर रहा था, और हमारा मुद्दा क्या था? विकास की बात थी, संविधान की बात थी। हमने कभी उस धर्मांतरण, जाति धर्म की बात नहीं की, उसको भटकाने की बात नहीं की। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात की, देखिए, धर्मांतरण जैसे बोला ना, इनकी सरकार थी 15 साल, 15 साल में क्या किया? 15 साल में कहीं ना कहीं अगर कंट्रोल कर लेते तो ये मुद्दा ही नहीं होता। हमारी 15 साल की सरकार थी, हमने विकास की बात की, इसीलिए बोल रहा हूँ। अरे राजीव भैया, वो जाति क्यों पूछे? वो इसलिए पूछना पड़ता है क्योंकि अडानी अंबानी सारा चीज ले रहे हैं ना। अभी ये हालात हो गए हैं। देखिए भाई, सुन लीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, मैं तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा व्यक्तिगत तौर पे भी, कि उन्होंने कहीं ना कहीं बात बीजेपी के सामने रख दी है कि आपके कार्यकाल में धर्मांतरण हो रहा है, इसलिए हमको पदयात्रा करनी पड़ रही है। और दूसरी बात, धीरेन्द्र शास्त्री जी को तो यहाँ पदयात्रा करनी नहीं चाहिए। हिंदुत्व का झंडा लेकर मोदी जी खड़े हैं, हिंदुत्व का झंडा लेकर बीजेपी खड़ी है, तो उनको तो सीधा जाकर बोलना चाहिए कि आप हिंदू राष्ट्र घोषित करें या धर्मांतरण को रोके। पदयात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और आपकी सरकार में 3 मौतें हुई है धर्मांतरण को लेकर। यह दिखता है कि आप कितने संवेदनशील है धर्मांतरण को लेकर। आप चाहते नहीं है कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं राजनीति करना चाहते हैं। 2018 से 2023 तक आपकी सरकार थी। शर्मा साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुन रहे होंगे मेरी बात। 18 से 23 में पुलिस वालों का पूरा काम क्या होता था पता है सत्यप्रकाश जी? बस्तर में एक इंसान की मौत हो जाती है, गांव वाले दफनाने नहीं देते, एसडीएम से लेकर पूरा थाना, पूरा पुलिस बल केवल समझाने के लिए कि भाई यहाँ उसको दफन करने दो, कोई और जगह दफन करने दो। कम से कम 4 से 5 दिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होती थी, लॉ एंड ऑर्डर की, और सरकार बीच में इंटरप्ट नहीं करती थी, जैसा है वैसा चलने दो। आप रोक लेते, 5 साल आपको भी तो मिला था, क्यों नहीं आप तेजी से रोक पाए? आप उसमें हमने रोका। आप जितने मुद्दे उठा के देखिए, आपको याद होगा एसपी को पत्थर किसने मारा था? इन्हीं के नेता थे कि नहीं थे? हमने तो बल्कि विकास की बात की, हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया कि अगर आपके पास जो कानून है उसको या तो कड़ाई से पालन कीजिए या फिर आप जो विकास दीजिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं,
हमने एसपी कहीं ने ना कहीं चिट्ठी उसको लिखी, कंट्रोल उसे करके हाशिए पर रखा। कर डाला। और आज क्या हालात है, आपने सुप्रीम कोर्ट में क्या हलफनामा दिए ये पूछिए इनसे, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में, तो सरकार ने बोला है कि हम इस पे कुछ नहीं कर सकते, हम जमीन नहीं दे सकते हैं। ये दिखता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है। एक किसी की लाश रखी और आपकी संवेदनशीलता दिख रही, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते कि जगह नहीं है। क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता है, अगर जगह नहीं है तो उसको मुहैया कराए, और सुप्रीम कोर्ट में आप पल्ला झाड़ रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपकी इस कार्यकाल में 3 मौतें हो चुकी है, कहीं और ना बढ़ जाए। आप अपनी संवेदनशीलता दिखाई, गंभीरता दिखाई। शर्मा साहब पहले नेता होते थे, वो पदयात्रा करते थे, अब धर्माचार्य भी पदयात्रा कर रहे हैं। आप मानते हैं क्या कि कितना असर पड़ता है पदयात्रा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पदयात्राओं का इतिहास रहा है, आपने तो शुरू से देखा है, अजीत जोगी से लेकर भूपेश बघेल तक पदयात्रा असर भी डालती है छत्तीसगढ़ में। शर्मा साहब, पदयात्रा के दौरान सीधा संपर्क होता है, जागरूकता के माध्यम, इनकी स्वयं की लोकप्रियता है, एक ब्रांडिंग कहा जा सकता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से लोगों की लाखों की भीड़ आ जाती है। आज धर्म की और लोगों की कहीं न कहीं आस्था आपको देखने को मिलेगी, लाखों की भीड़ के देखने को मिल, चाहे शिव कथा की बात करें, राम कथा की बात करें, लोगों का झुकाव बढ़ा है। इसीलिए राजनीतिक दल भी आप देखेंगे इसी तरह से राम की बात होती है, शिव की बात होती है, धर्म गुरु जब आते हैं वहां पर राजनीतिक नेताओं की लंबी कतार आपको देखने को मिलेगी आशीर्वाद लेने के लिए। तो ये अलग विषय, मेरा सिर्फ ये कहना है कि धर्मांतरण जो विषय है इसको लेकर के राजनीति कितना गंभीर है, केवल राजनीतिक, केवल छलावा ना हो, ठोस इसमें कार्रवाई हो। आप पकड़ पा रहे हैं क्या, कौन धर्मांतरण कर रहा है, कौन लालच से दे रहा है, कितनी कार्रवाई आप कर पा रहे हैं? और जो ये धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि हम जो है ठठरी और गठरी दोनों बंधवा देंगे, तो ये क्या संभव है? इसके माध्यम से आप जागरूकता पैदा कर रहे हैं। कानून क्या आप बनाएंगे, वो कानून इतना सक्षम है क्या? आज कानून सक्षम नहीं है क्या कि आप उनको सजा दिला सके? आप जिला मजिस्ट्रेट की बात करें, जिला मजिस्ट्रेट के बाद कौन जाता है अनुमति लेने के लिए? कितने लोग पहुंचे यदि धर्मांतरण इतना ज्यादा हुआ है? तो मुझे कहना है कि आप राजनीतिक दल हो, समाज सेवा हो, धर्मगुरु हो, ईमानदारी के साथ यदि अपने धर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये स्वतंत्रता की बात है, धार्मिक स्वतंत्रता, इसके लिए आप प्रयास छोटा सा जवाब रखिए जी। राजीव जी, आज तो पहली लिस्ट जारी कर दी, दूसरी आ गई, तीसरी करीब लिस्ट आ चुकी है आज। उसके ठीक पहले धीरेन्द्र शास्त्री का बयान किया, ये फुल प्रूफ प्लान है आप लोग का? क्या क्राइटेरिया है टिकट का? प्रत्याशी पैरवी के आधार पर चयन हुए या सेटिंग और गेटिंग का खेल चल रहा है? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता के कारण कहावत है कि एक अनार 100 बीमार। तो लेकिन जिसे भी टिकट दिया गया है, पूरे पार्टी के लोग लामबंद होकर उसे जिताएंगे, और ये टिकट मिलने के हफ्ते दिन तक लोगों की नाराजगी रहती है जिसे नहीं मिला हो, और हम जीतेंगे ये तय हो चुका है। जिस प्रकार से जो डबल इंजन की सरकार थी, अब उसके पीछे एक इंजन और लग जाएगा ताकि नगरीय निकाय का, पंचायतों का विकास हो। और सेटिंग बैटिंग की कोई बात नहीं है, जिसके अंदर पुरुषार्थ है उसे टिकट दिया गया है। जो कमतर थे उन्हें भी कमतर नहीं समझा जा रहा जिन्हें टिकट नहीं दिया गया है, लेकिन सारे लोग मिलकर उसे जिताएंगे। ठीक, सत्यप्रकाश जी, आप लोग हर चीज में पीछे क्यों रह जाते हैं? सचिन पायलट बार बार गच्चा दे देते हैं, कभी शाम को आ रहा हूं, कभी दूसरे दिन आ रहा हूं। अगर ड्राइवर ही ऐसा रहेगा सत्यप्रकाश जी, तो गाड़ी कैसे चलेगी, कैसे जीतेंगे चुनाव? नहीं आदित्य जी, हम पीछे नहीं, बहुत आगे। देखिए, हम क्या है ना, मार्केटिंग जो करते हैं बीजेपी वाले, 3-4 लिस्ट आ गई है, आपकी आखिरी बैठक तक नहीं हो पा रही, कहां से आ गए आप? मैं बता, कौन सी लिस्ट इनकी आई है अभी? मैं वही बोल रहा हूं, गरियाबंद की लिस्ट आ गई इनकी, डोंगरगढ़ की लिस्ट आ गई इनकी, बहुत सारी लिस्ट लगातार आती जा रही है, मैं देख रहा हूं जी। मैं वही बता रहा हूं कि इनकी लिस्ट आ जाइए। मैं वही बोल रहा हूं ना कि हम इनसे बहुत आगे चले। बैठकों जो हमारी पूरी हो चुकी है, अब वार्डों में चलिए, पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। बिना और देखिए, नहीं मैं तो वही प्रभारी आएंगे तब तो बैठक होगी। देखिए, और जहां तक उनको ड्राइवर नहीं है, वो हमारे कैप्टन है। 2018 में राजस्थान में वही कैप्टन ने दिखाया है किस तरह से पटकनी दी थी, तो इसलिए इनको ये भी मालूम है। वो अलग व्यक्तिगत रीजन है, बहुत सारे कारण जिसकी वजह से उनका दौरा आज का स्थगित हुआ है, मगर वो कैप्टन है, उसी की टीम में हम खेल रहे हैं। और 2018 में भी राजस्थान में उन्होंने पटकनी दी थी और यहाँ पे भी दिखेगा। इसलिए उसी से डर इनको लगता है कि वो सचिन पायलट है जी, जो कहीं ना कहीं ये खींचने की कोशिश कर रहे थे। वो भी आपको याद होगा वो कारनामा बीजेपी वालों का, जो ये हार गए थे, कैप्टन को खींच नहीं पाए थे, वही कैप्टन यहाँ छत्तीसगढ़ में आया है। इन लोगों को मालूम है कि वो कैप्टन में हम बहुत सारी सीटें जीतेंगे और यहाँ दिखेगा आपको परिणाम किस तरह से आएंगे। ठीक है, शर्मा साहब, छोटा सा जवाब दीजिएगा। अभी के वक्त में आज जब भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी हो रही है, 2-3 लिस्ट जारी हो चुकी है, कांग्रेस के प्रत्याशियों की चयन की आखिरी बैठक अभी तक नहीं हो पाई है। सुना है पायलट साहब आएंगे तब हो पाएगी। कहां पा रहे हैं आप कांग्रेस को चुनाव में, शर्मा साहब? आदित्य जी, एक सूचना मिल रही थी, आपको शायद होगा कि 6 बजे इनकी शायद बैठक शुरू होने वाली है। तो इनके पास समय तो दोनों राजनीतिक दलों के पास नहीं है, क्योंकि 28 तारीख आखिरी दिन है और 26 कल है।
और मीडिया मान लिया जाए कल यदि बंद रहता है 26 गणतंत्र दिवस के अवसर पे, तो उसके बाद इनके पास समय कम है, 27-28 2 दिन में नामांकन दाखिल करना है। तो मुझे लगता है कि आज रात इनके अधिकांश लिस्ट आ जाएगी, कल तक पूरी लिस्ट आने की संभावना है, क्योंकि भाजपा की भी लिस्ट महापौर का आगे जा चुका है। और कहने का तात्पर्य यह है कि कुल मिलाकर के प्रत्याशी कल रात तक सभी दलों को शायद घोषित कर देंगे, क्योंकि उसके पास समय कम है। और बाद में घोषित करने की बात यह है कि सामने वाला देखता है जो प्रमुख क्षेत्र है वहां पे किसको दिए हैं, उसके अगेंस्ट में क्या दे रहे हैं। जातिगत गणित भी रहता है, सामान्य वर्ग दे दिए तो महिला हम ओबीसी करके लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ओबीसी एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। बाद में घोषित कर, चाहे घोषणा पत्र हो, प्रत्याशी हो, राजनीतिक दल इससे लाभ लेने की कोशिश करते हैं, उसके अगेंस्ट में अपने प्रत्याशी या घोषणा पत्र के माध्यम से कर सकते हैं। तो देखिए, निकाय की जंग जारी है। इस बीच बस्तर में से जशपुर तक पदयात्रा की भी तैयारी है। अब ये पदयात्रा किसको लाभ देगी, किसको नुकसान पहुंचाएगी, तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, फिलहाल लिस्ट जारी करने में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे निकल गई। आप सभी हमसे जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।